सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, देखिए हमने सबसे पहले महाजनपद हमारे चल रहे थे और महाजनपद का मैंने आपको समय जो बताया था वो 600 से 325 ईस्वी पूर्व बताया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और एक बात आप ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो महाजनपद है उनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इन 16 जो हमने जनपद, महाजनपद जो 16, मैंने कहा था कि 16 जो है महाजनपद का मतलब बताया था राज्य, ठीक है ना, उनका उल्लेख जो मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बीच में ये बात रह गई थी तो इस बात को आप लिख लें। इसके बाद हम बातचीत करते हैं। अब हमने महाजनपदों की बातचीत कर ली, अब देखते हैं जनपद। जनपद भी कहां के? राजस्थान के जनपद। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान के कुछ जनपद हैं। 4 एक जनपद पढ़ने हैं आपको। कितने पढ़ने हैं? 4 जनपद पढ़ने हैं सिर्फ। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हमारा राजस्थान का क्या हो गया? मैप। ये है आपके राजस्थान का मैप हो गया। ठीक है, और मैंने महाजनपद के अंतर्गत आपको 3 बताए थे जो महाजनपद हैं। 3 मैंने नाम लिखवा दिए थे ना। एक तो है मत्स्य, ठीक है, दूसरा जो लिखा था कुरु, तीसरा सूरसेन, सूरसेन लिखवाया था। ठीक है, और जो किताब में दे रखे हैं वही हमको पढ़ने हैं। पहला तो मत्स्य दे रखा है, सूरसेन दे रखा है। कुरु के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कुरु के बारे में जो बेसिक जो बातें हैं वो यहां पर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चौथा जो है वो कौन सा है? वो है जांगल, जांगल प्रदेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जांगल जो जनपद है उसके बारे में। और 5वां जो है वो कौन सा है? वो है शिवी, शिवी। तो मैंने ये आपको शिवी जनपद बता दिया। तो ये मत्स्य, कुरु, सूरसेन, जांगल प्रदेश और शिवी, ये। और इनमें से जो 10वीं कक्षा की पुस्तक में जो आपके दे रखा है उसको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए बहुत आराम तरीके से आपको, देखिए 10वीं कक्षा की पुस्तक में जो दे रखे वही पढ़ना है, इस तरह दूसरी चीजें नहीं पढ़नी है। अगर परसेंटेज अच्छा बनाना है, परसेंटेज अच्छा भी बनाना है तो ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, देखो अब पहले हमारा जो 10वीं कक्षा की पुस्तक में जो दे रखा है जो जनपद है वो कौन सा है? जांगल। कौन सा है? जांगल। ठीक है, जांगल वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र रहता है? इधर, ये है, इधर आपके है बीकानेर। क्या है? ये मैप में दे रखा है, मैप भी आपको पता रहना चाहिए। बीकानेर, और इधर दे रखा है जोधपुर। ये क्या है? जोधपुर। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश कहलाता था। ठीक है, जांगल प्रदेश कहलाता था। और ये जो उल्लेख जो मिलता है, ये जांगल जो नाम मिलता है वो महाभारत काल से मिलता है। महाभारत में उल्लेख किया गया है इसका, जांगल, महाभारत में इसके बारे में बताया गया। देखिए अब यहां से आपकी किताब में क्या दे रखा है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहीं कहीं इन जो स्थान है, ये जो जांगल है उसका कहीं कहीं नाम क्या मिलता है? इसका नाम मिलता है कुरु जांगला। क्या मिलता है? कुरु जांगला। और दूसरा नाम क्या मिलता है? माधे जांगला। क्या मिलता है? माधे जांगला। ये 2 नाम और मिलते हैं किस? इस जांगल प्रदेश के। अब इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो राजधानी क्या रही? राजधानी, जांगल प्रदेश की राजधानी जो है वो है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर मतलब अहिछत्रपुर का जो वर्तमान जो अभी है जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र कौन सा है? नागौर। कौन सा क्षेत्र आता है? नागौर। ठीक है, ये इसकी जांगल प्रदेश की क्या थी? राजधानी थी। ये बीकानेर के जो यहां पर जो ये जांगल है, जांगल के यहां जो राजा रहते थे वो अपने आप को क्या मानते थे? जालंधर बादशाह। क्या मानते थे? जालंधर बादशाह। अपने को क्या मानते थे? खुद को, कि हम जालंधर बादशाह हैं। क्या है? जालंधर बादशाह है। और एक बात ये भी मिलती है, देखिए उनके राज जो चिन्ह है, देखिए मैं ये मिटा रहा हूं,
वापिस मैं आपको लिखवा दूंगा, जो चीजें लिखने वाली हैं वो चीजें हम लिख भी देंगे साथ साथ में, ठीक है। तो ये जैसे मैं बता देता हूं यहां पर कि इनके जो राज चिन्ह हैं, राज चिन्हों में क्या बता रखा है, राज चिन्हों में कि क्या है ये, जय जालंधर बादशाह, ऐसा भी लिखा हुआ है, ठीक है। जय जालंधर बादशाह ये भी लिखा हुआ है। उनके जो राज्य है, उनका जो राज्य का जो चिन्ह है, उस चिन्ह में ये बताया गया है। तो ये बातें हमने किसके बारे में देखी, जांगल प्रदेश के बारे में। जांगल प्रदेश देखिए, इसमें अब क्या क्या बातें लिखनी है वो लिखने वाली चीजें मैं बता देता हूं आपको। लिखना क्या क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, पहला जो है हमारा वो कौन सा है, जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, जांगल प्रदेश, ठीक है। जांगल प्रदेश में क्या लिखना है, देखो जांगल प्रदेश में लिखना है कि वर्तमान में यह बीकानेर और जोधपुर का भाग इसके अंतर्गत आता है। बीकानेर और जोधपुर का भाग इसके अंतर्गत आता है, ये बात आपको लिख लेनी है। दूसरी बात आपको ये लिखनी है कि राजस्थान में ये कौन से भाग में स्थित है, तो आपको पता है कि पश्चिमी भाग में स्थित है। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी है, राजधानी जो रही है वो क्या रही है, अही छत्रपुर रही है। और वर्तमान में अही छत्रपुर का नाम क्या मिलता है, नागौर मिलता है। क्या मिलता है, नागौर मिलता है। और क्या लिखना है कि जालंधर का जो नाम है, दो नाम और मिलते हैं इसके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है वो मिलता है कुरु जांगला। एक तो मिलता है कुरु जांगला, दूसरा मिलता है मादे जांगला, ठीक है, मादे जांगला, ये बात लिख देनी है। और यहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को क्या मानते थे वो भी लिख देना है। आपको ये लाइनें नहीं खींचनी है, ऐसे आपको सिर्फ सीधा सीधा लिखना है कि बीकानेर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या है, जांगल प्रदेश कहलाता था। इसकी राजधानी अही छत्रपुर नागौर है। कुरु जांगल और मादे जांगला इसका नाम है, ये लिख लेना है। और इसके साथ लिखना है कि ये अपने आप को क्या मानते थे, जालंधर बादशाह मानते थे। क्या मानते थे, अपने आप को क्या मानते थे, जालंधर बादशाह मानते थे, ये बात लिख देनी है। और एक बात ये लिखनी है कि ये अपने जो उनके राज जो चिन्ह है उसमें उनके राज चिन्ह में क्या लिखा है, जय जालंधर। उनके राज चिन्ह में क्या लिखा है, जय जांगलधर बादशाह, ठीक है। ये बात भी उनके राज चिन्ह में लिखी हुई है। तो इस तरह से ये जांगल प्रदेश हमारा पूर्ण रूप से हो चुका है। अब दूसरे प्रदेश की बात करते हैं। पहले मैप के हिसाब से ही समझेंगे, इसके बाद मैं आपको ये बातें बस ऐसे ही लिखवा दूंगा। आप वीडियो को रोक रोक कर इसको लिखना है आपको, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा जो प्रदेश है हमारा, ये जांगल प्रदेश हमारा हो गया। दूसरा हम बात करते हैं किताब के अनुसार मत्स्य, ये जो महाजनपद है, ठीक है, जनपद भी बोलते हैं, महाजनपद भी बोलते हैं, ठीक है। जनपद मैंने बताया था कि महाजनपद में इसका पहले हम 3 का उल्लेख कर चुके हैं, 3 के बारे में बातचीत भी हमने की थी, तो यहाँ इसका महाजनपद लिखेंगे। देखिए अब मत्स्य के अंतर्गत क्या दे रखा है कि वर्तमान में ये जो है, वर्तमान में ये जयपुर, भरतपुर और अलवर के आसपास का क्षेत्र है। अलवर के आसपास का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। आसपास के क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और मत्स्य का उल्लेख आपने पांडवों के बारे में सुना होगा, महाभारत के बारे में सुना होगा, तो ये मत्स्य महाजनपद का उल्लेख आपको मिलेगा, ठीक है। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी है, राजधानी पूछी जा सकती है, राजधानी, ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है, तो आपको राजधानी सीधा से बताना है, विराटनगर। कौन सी बतानी है, विराटनगर। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, बेराट हो गया है। यहाँ पर बेराट सभ्यता भी है, आपको ध्यान रखना है, बेराट सभ्यता भी विकसित हुई है, ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। तो बेराट, विराटनगर, ठीक है। और देखो किताब में क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं थोड़ा साथ में। देखिए ये जो जनपद है, अब नक्शे के हिसाब से भी देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर नक्शा बनाकर मैं बता देता हूं आपको। ये जैसे राजस्थान का मैप है ना, ये राजस्थान का मैप, ये हो गया राजस्थान का मैप। और इस वाले भाग में ये है, यहां पर क्या है, मत्स्य। क्या है, मत्स्य, ठीक है। तो यहां पर एक नदी है मध्य प्रदेश से आकर यहां पर, तो यहां पर जो नदी है वो कौन सी, चंबल नदी। चंबल से लेकर सरस्वती,
चंबल से लेकर सरस्वती, और इधर हमने कौन सा क्षेत्र देखा था, बीकानेर, और इधर जोधपुर वाला क्षेत्र कौन सा देखा था, जांगल, ठीक है ना। तो जांगल तक इसका फैलाव था। तो ठीक है, ये मत्स्य जनपद हो गया। तो वर्तमान में ये जयपुर, भरतपुर और अलवर के आसपास का क्षेत्र है। राजधानी इसकी विराटनगर रहती है। बेराट वर्तमान में इसका नाम हो गया है। ये बात लिख दो पहले आप। चलो अब दूसरा लिखना है इसके साथ में ही कि अब यहां पर एक बात ये मिलती है कि यहां पर एक राजा हुआ था, जिस राजा का नाम क्या था, सहाज करके एक राजा था। उस राजा का यहां पर जो है वो यहां पर इस क्षेत्र पर अधिकार था, जिसका नाम क्या है, मत्स्य। और इसका जो विस्तार है वो चेंदी तक था। कहां तक था, चेंदी तक। हमने भारत के मैप में देखा था ना, जैसे ये भारत का मैप है, छोटा ही बना रहा हूं यहां पर भारत का मैप, तो आपको समझ लेना है। ये भारत का मैप है, तो मैंने यहां पर KM P और यहां पर लिखा था V और CA। तो ये C और ये हमारा राजस्थान यहां पर है। तो यहां तक इसका फैलाव था। C मतलब क्या है, चेंदी। और चेंदी की राजधानी हमने क्या देखी थी, शक्तिमती। क्या देखी थी, शक्तिमती। तो यहां तक इसका फैलाव था। और राजा कौन था, शाहहाज, ठीक है, शाहहाज क्या ये राजा था, ठीक है। और इसका जो फैलाव था वो चेंदी तक था। और फिर ये बाद में किसमें मिल गया, मगध जो साम्राज्य है उसका ये क्या बन गया, अंग बन गया। ये जो एम है, एम से क्या है, मगध क्या है, मगध की राजधानी हमने देखी थी राजगृह या गिरिव्रज हमने देखी थी उसकी राजधानी। तो उसका ये क्या बन गया, अंग बन गया। तो ये मत्स्य जनपद के बारे में छोटी छोटी जानकारी। तो आपको क्या लिखना है कि वर्तमान में जयपुर, भरतपुर और अलवर के आसपास का भाग है, ठीक है। राजधानी इसकी क्या रहती है, विराटनगर। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, बेराट हो गया। और शाहहाज करके एक राजा था जो मत्स्य पर उसका अधिकार था ही, मत्स्य पर। और कहां तक उसका फैलाव था, चेंदी तक। चेंदी की राजधानी शक्तिमती थी, वहां तक फैलाव था। और अंतिम रूप से ये किसका अंग बन गया, मगध साम्राज्य का अंग बन गया, ठीक है। ये हो गया मत्स्य महाजनपद। अब हमें कौन सा देखना है, अगला देखना है। ये तो हो गया मत्स्य। दो हमारे जो राजस्थान के जनपद है वो हो गए। अगला देखते हैं हम। अगला जो हमारा है वो है सूरसेन। क्या है, सूरसेन। तो फिर से आपको राजस्थान का मैप बनाना ही है, ठीक है। मैप पे समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी है मैंने आपको लिखवाई भी थी। सूरसेन की जो राजधानी है वो कौन सी है, मथुरा। क्या है, मथुरा। और मथुरा के बारे में आपने सुना होगा। मथुरा किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है। मतलब यहां पर कौन से वंश, यादव वंश से संबंधित है ये, ठीक है। तो राजस्थान में इसका फैलाव कहां कहां तक था, राजस्थान में ये कहां कहां तक फैली हुई है। तो राजस्थान के ये वाले भाग जिसमें भरतपुर हो गया, दूसरा हो गया धौलपुर, कौन सा हो गया, धौलपुर। और तीसरा हो गया करौली, ठीक है। ये हो गया सूरसेन के बारे में। इसकी राजधानी क्या मिलती है, राजधानी मथुरा मिलती है। यहाँ पर कौन से वंश, कृष्ण किसके बेटे थे, पता ही आपको, वासुदेव के पुत्र कृष्ण। कौन से वंश से संबंधित है, यादव वंश से संबंधित। और यहाँ पर कौन कौन से वंश, ये राजस्थान में कहां तक फैला हुआ था, ये जो सूरसेन है, तो भरतपुर, करौली और धौलपुर। और यहाँ पर भी कौन से वंश, यादव वंश से संबंधित है ये, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पर एक क्या बता रखी है, किताब के अनुसार भी हम देखेंगे कि प्राचीन यूनानी जो लेखक हैं इस राज्य को सूरसेनोई, देखो यूनानी जो लेखक हैं, यूनानी लेखक जो बताते हैं वो बताते हैं सूरसेनोई। इसका नाम क्या बताते हैं, सूरसेन का नाम क्या बताते हैं, सूरसेनोई। और इसकी जो राजधानी बताते हैं, राजधानी इन्होंने क्या बता रखी है, वो बता रखी है इन्होंने, आपकी पुस्तक के अनुसार देख लेते हैं, उसकी राजधानी बता रखी है मेथोरा। क्या बता रखी है, मेथोरा। तो हमने जो देखी है वो भी सही है, मथुरा। इसकी राजधानी क्या है, मथुरा। लेकिन यूनानी विद्वान क्या बताते हैं, मेथोरा। क्या बताते हैं, मेथोरा। तो इतना ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से हमारा ये वाला भाग हो गया। और इसके अंतर्गत अलवर का भी कुछ भाग आता है, ये भी ध्यान रखना है। अलवर का पूर्वी भाग आता है। कौन सा भाग आता है,
पूर्वी भाग आता है, और कहीं अलवर का उत्तर वाला भाग भी आता है, वो देख लेते हैं। वो एक छोटा सा जनपद, जैसे पुस्तक में दे नहीं रखा है आपके, लेकिन मैं बता देता हूं वो कौन सा है। वो है कुरु। कौन सा? कुरु। तो ये देख लीजिए वो कहां पर है, ये राजस्थान का मैप है और यहां पर है कुरु। ठीक है, कुरु की राजधानी मैंने लिखा है कि इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है? किसका प्राचीन नाम है? दिल्ली का प्राचीन नाम है। इसका प्राचीन नाम है दिल्ली का प्राचीन नाम है। तो और राजस्थान में ये कहां तक है? तो ये अलवर वाला भाग है, और अलवर वाला भाग भी कौन सा? उत्तर वाला भाग। अलवर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में ये फैला हुआ था। ठीक है, ये आपके आपको कुरु के बारे में इतनी जानकारी रखनी है। ठीक है, इसके बाद अंतिम रूप से हमारा जो रहता है वो कौन सा है? जो रहे वो शिवी। अब क्या है? शिवी। बस शिवी के बारे में भी नॉर्मल बात ही है। शिवी के बारे में भी हमको जो किताब में दे रखी है लंबी चौड़ी बातें, वो आपको ध्यान नहीं रखनी है इतनी। सब शिवी के बारे में इतना ध्यान रखना है कि शिवी जो जाति है वो प्रारंभ में कहा रहती थी? पंजाब में रहती थी, पंजाब में शिवी। ठीक है, शिवी जो प्रारंभ में जो रहती थी वो कहां रहती थी? पंजाब में। और जो इसकी जो राजधानी रही है, शिवी की जो राजधानी है, वो आपको क्या करनी है? शिवपुर करनी है। क्या करनी है? शिवपुर, जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। लेकिन यहां से कुछ लोग क्या है, वो हमारे यहां दक्षिण में सीरी जो है, सीरी तक आ गए थे। मतलब वहां पर ऐसा युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, तो जिस कारण से यहाँ के जो लोग हैं वो शिवी इधर नीचे आ गए थे, और यहां पर आकर इन्होंने जो राजधानी बना दी वो कौन सी? नगरी। क्या बना दी? नगरी बना दी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और किताब में क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। और ठीक है, चित्तौड़ के आसपास नगरी इस जनपद की राजधानी रही है, ये बात हमने लिख दी है। बस ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारे जो जनपद है राजस्थान के वो पूर्ण हो जाते हैं। पहला हमने जनपद कौन सा देखा? जांगल के बारे में बात कर ली, जो जांगल आपकी किताब में दे रखा है। दूसरा हमने मत्स्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तीसरा हमने कुरु के बारे में भी नॉर्मल जो जानकारी थी वो देख ली। इसके बाद शिवी की देख ली, है ना, शिवी की भी देख ली। और पांचवा जो है वो सूरसेन की भी देख ली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जांगल की राजधानी कौन सी है? विराटनगर। कौन सी है? सॉरी, जांगल की जो राजधानी है वो कौन सी है? जांगल की राजधानी कौन सी रहती है? जो हमने देखा था, जांगल की राजधानी अहिछत्रपुर नागौर। ठीक है, अहिछत्रपुर नागौर वाली, ये बीकानेर वाला इधर वाला, और ये जोधपुर वाला पार्ट इसके अंतर्गत आता है, जांगल के तरफ। मत्स्य की देखी थी हमने विराटनगर। ठीक है, मत्स्य की क्या देखी थी? विराट। और वर्तमान में उसका नाम क्या मिलता है? बेराट। क्या मिलता है? बेराट। कुरु की हमने देखी इंद्रप्रस्थ। कौन सी देखी? इंद्रप्रस्थ। शिवी की हमने 2 देखी। पहली तो इसकी शिवपुर मिलती है, वो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। और इसके बाद दक्षिण भारत में जैसे आते हैं, यहाँ दक्षिण राजस्थान में जैसे आते हैं, तो यहाँ पर इसकी राजधानी कौन सी मिलती है? नगरी। क्या मिलती है? नगरी। और सूरसेन की जो राजधानी वो क्या है? मथुरा। मथुरा कौन सा वाला भाग? ब्रज वाला भाग। ठीक है, यूपी वाला भाग ये। ठीक है, और यहाँ पर किस वंश की बहुलता थी? यादव वंश। यहाँ पर श्री कृष्ण भी यादव वंश से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारे जो जनपद है वो पूर्ण हो जाते हैं। अब हमें अगला जो देखना है वो देखना है मौर्य वंश। क्या देखना है? अब वंश आ जाते हैं। आपकी जो किताब में वंश दे रखे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, ये हमारे जनपद की बात आज पूर्ण हो चुकी है। जनपद, महाजनपद, 16 जो महाजनपद है उनको मैंने अच्छी तरह से लिखवा भी दिया है। उसको आपको वीडियो को बंद रोक कर आपको लिखना भी है, धीरे धीरे लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, अब आपके जो टॉपिक में दे रखा है वो मौर्य वंश दे रखा है। क्या दे रखा है? मौर्य वंश। और मौर्य वंश को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है मौर्य वंश। कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य वंश, हमें मौर्य वंश अब शुरू करना है। देखिए, मौर्य वंश में पढ़ना क्या क्या है हमें? सबसे पहले हमें इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद दूसरा जो राजा हुआ है वो पढ़ना है बिंदुसार। इसके बाद पढ़ना है अशोक। सम्राट अशोक के बारे में आपने सुन रखा होगा, अशोक। ठीक है, इन 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि हमने महाजनपद पढ़े थे। कितने महाजनपद पढ़े थे हमने?
16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद पड़े थे। तो 16 जनपद महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो जनपद कौन सा है? महाजनपद कौन सा है? मगध। कौन सा था? मगध, जिसकी राजधानी हमने क्या देखी थी? राजगृह, या देखी थी हमने गिरिब्रिज, ये इसकी राजधानी रही है। ठीक है, अब देखो मौर्य वंश की शुरुआत करते हैं हम। मौर्य वंश के अंतर्गत देखो, मौर्य वंश से पहले की बात करते हैं 326 ईस्वी पूर्व की। कितनी? 326 ईस्वी पूर्व की। देखिए ईस्वी पूर्व के बारे में और ईसा पूर्व के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं आपको। जैसे ये स्केल है, 0 इधर लिखा हुआ है, और अभी जो ईस्वी चल रही है वो 2020 ईस्वी चल रही है। क्या चल रही है? 2020 ईस्वी चल रही है। और हम बात कर रहे हैं 326 ईस्वी पूर्व की, मतलब इधर मतलब माइनस और इधर मतलब प्लस। इधर से हम इधर आ रहे हैं, मतलब आज से हम 2000 मतलब 2300 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 326 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। देखिए अब 326 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ कि एक वंश था मौर्य वंश से पहले, उस वंश का नाम क्या है? नंद वंश। क्या नाम है? नंद वंश नाम था। और नंद वंश का जो अंतिम जो राजा है वो राजा कौन था? गणानंद। कौन था? गणानंद। गणानंद के बारे में आपने सीरियल जो आते हैं ना चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें भी आपने देखा होगा गणानंद को। ठीक है, और देखो ये बहुत ही आलसी राजा था, ये पता है, और विलासिता में डूबा रहता था। ठीक है, शराब वराब ये सब चीजें उसके। और अब देखो यहां पर क्या होता है, गणानंद के दरबार में जो हमारे चाणक्य हैं, चाणक्य जिनका नाम क्या मिलता है? और भी नाम है, कौटिल्य भी मिलता है, कौटिल्य, और क्या मिलता है? विष्णुगुप्त। क्या मिलता है? विष्णुगुप्त। ये इनके नाम है, चाणक्य के ही नाम है। तो चाणक्य इनके दरबार में आया कुछ इस प्रकार की कुछ मांग को लेकर, भाई कि हमारे यहाँ पर जो विदेशी हैं यूनानी उनका और सिकंदर जो है उनका हमारे भारत पर क्या होगा? आक्रमण होगा। तो आप क्या है? सतर्क रहें और अपनी जो राज जो व्यवस्था, सैनिक जो व्यवस्था है उनको उनका सुधार करें। इसलिए क्या है, चाणक्य इनके यहाँ पर है, लेकिन गणानंद उनकी बातों को नहीं मानता है। और गणानंद जो है, जो इस चाणक्य को है वो क्या है, इस जो इनकी सभा होती है उस सभा में, भरी सभा में क्या है, इनको धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। और तभी से चाणक्य प्रण ले लेते हैं कि जब तक मैं इस गणानंद को इस गद्दी से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ये कौन है? कौन कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। ठीक है, अब चाणक्य क्या है, बाहर फिर जाते हैं तो उनको एक शिष्य नजर आता है, एक शिष्य, एक बालक खेलता हुआ नजर आता है, और उसको इन्होंने क्या बनाया, ये जो बालक था उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को ही इस मौर्य वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक भी माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या माना जाता है? मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। और ये जो मौर्य वंश था, जो मैंने मगध साम्राज्य बताया है ना, मगध साम्राज्य का भाग है। ठीक है, मौर्य वंश किससे संबंधित बात करें हम? मगध से। ठीक है, तो ये जो शिष्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को दिखा और ये अपने साथ अपने आश्रम में वहां पर ले गए और इनको वहां पर इनको बहुत अच्छी तरह से शिक्षा विक्षा दी। और इसके बाद इस जो गणानंद है इसको हराकर कौन से वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे जो पहला राजा है वो राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। पहला हमारा जो राजा है मौर्य वंश में वो कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या है, इसकी जो ईस्वी सन रहती है वो 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व। इसका जो समय है ये समय ये रहेगा 322 से 298 ईस्वी पूर्व। ये समय चंद्रगुप्त मौर्य का आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको लिखना भी है। मौर्य वंश से संबंधित किसी भी राजा का वर्णन आ जाए तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक के बारे में बताना है। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है कि यहाँ पर बता रखा है कि गुरु उनके कौन से थे? गुरु। अब चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो उनके गुरु का नाम सबसे पहले लिखना है। गुरु कौन है? चाणक्य, यहां हम कह सकते हैं उनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, इनका ही नाम है ये विष्णुगुप्त। ठीक है, इन तीन, ये चाणक्य का ही नाम है।
ठीक है, ये चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बता रखा है, किताब के अनुसार भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें बता रखी है। तो जो घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर क्या हो गया? आरूढ़ हो गया, या वहां पर गद्दी पर बैठ गया। कितनी वर्ष की उम्र में बैठ गया? 25 वर्ष की उम्र में। किस राजा को हराकर? किस वंश के राजा को? नंद वंश के एक राजा हैं जिसका नाम था घनानंद को हराकर क्या है? मौर्य भाई चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? गद्दी पर विराजमान हो गया, आरूढ़ हो गए। ठीक है, आरूढ़ हो गए। ये बात आपको लिख लेनी है। ठीक है, ये बात देखो और आगे देखो फिर क्या बता रखा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की और पूरे भारतवर्ष की स्थापना की। सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश हो गया। मगध साम्राज्य जो 16 जनपद है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो मगध बताना है। कौन सा है? मगध साम्राज्य। और जिन्होंने क्या किया? अखिल भारत, जो अखिल भारत है जो साम्राज्य की क्या की? इन्होंने स्थापना की, बहुत से विजय प्राप्त की, बहुत से अभियान, बहुत से युद्ध लड़े। ठीक है, ये संपूर्ण जो भारत है ना, भारत की बात कर रहे हैं हम, ये बता देता हूं मैं, ये भारत का मैप आपको। यहां पर था मगध साम्राज्य, धीरे 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 यहां तक इन्होंने पूर्ण तरह से अधिकार कर लिया। ठीक है, इन भागों में क्या कर लिया? पूर्णतः अखिल भारत की स्थापना कर रहे हैं। यहां तक भी गए थे ये, इधर इधर भागों में भी, तो यहां तक इन्होंने क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। अब देखो आगे क्या होता है। मौर्य वंश के बारे में देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही। अब 305 ईस्वी की बात करते हैं, ईस्वी पूर्व की। 305 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं। ठीक है, 305 ईस्वी पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर को क्या किया? इन्होंने पराजित किया। एक बात ये ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सब बातें लिखनी है। ये भी बताना है कि 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? पराजित किया। ठीक है, आगे देखो, सिंध को जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और उसकी पुत्री थी, सेल्यूकस की जो पुत्री है, उसका विवाह भी किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है, और क्या बात मिलती है? मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेज दिया। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रगुप्त के समय यूनानी राजदूत जो है सेल्यूकस ने किसको भेजा, तो वो था मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक है इंडिका, जिसने मौर्य वंश के बारे में कई बातें बताई गई है। ठीक है, इंडिका इनकी पुस्तक है। मेगस्थनीज यूनानी क्या था? ये राजदूत था। ठीक है, किसके समय में आया ये? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर, जो पराजित हो गया था। और पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से इसने 500 हाथी भी लिए थे और ये इसको इसके दरबार में राजदूत भेजता है। उसका नाम क्या है? मेगस्थनीज। अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर देता है। कौन? सेल्यूकस निकेटर कर देता है। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। आगे देखो किताब में क्या दे रखा है। किताब में ये दे रखा है कि मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेज दिया। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल का भाग, हेरात आ गया, इसके बाद कंधार आ गया, बलूचिस्तान आ गया, इसके बाद पंजाब वाला भाग भी आ गया, गंगा यमुना वाला भाग, मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विद्यान वाला, कश्मीर का भूभाग सम्मिलित था। और तमिल के ग्रंथ में अहनानूल और मुरनानूर में से विदित होता है। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? देखिए, मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारत का निर्माण कर दिया। ठीक है, जिसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथों से मिलती है। कौन से ग्रंथों से मिलती है? तमिल के ग्रंथ है। मैं इधर लिख लेता हूं, तमिल ग्रंथ। अखिल भारत का निर्माण किया था चंद्रगुप्त ने। ये हमें बात कहां से मिलती है? तो ये बात हमें मिलती है अहनानूर से। और दूसरा जो है वो उसको कहते हैं मुरनानूर से मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मुरनानूर से मिलती है। मुरनानूरू दे रखा है, ये इससे मिलती है।
ऐनानूर और मुरनानूरू से मिलती है तमिल ग्रंथ की जानकारी, ये ध्यान रखिए। तो बस इतनी बात थी। और वृद्धावस्था में अपने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर वो 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में चला जाता है। कहा? श्रवणबेलगोला, मैसूर में चला जाता है और अपने शरीर का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। देखो ये भारत का मैप है ना, भारत का मैप, और फिर वो कहां चला जाता है? श्रवणबेलगोला, बेलगोला चला जाता है और यहां पर क्या कर देता है? अपने शरीर का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। ठीक है, शरीर का क्या कर देता है? त्याग कर देता है, ऐसी जानकारी मिलती है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 298 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। ठीक है, 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तो आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और हमारे जो जनपद है उनके बारे में देख लिया है। अब हम बातचीत करेंगे जो हमारा अगला नेक्स्ट जो राजा रहेगा वो बिंदुसार रहेगा और अशोक रहेगा। ये हम दो राजाएं फिर अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।